हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आई होप आप लोगों ने पिछली वीडियोस सारी मेरी देख ली हैं और तभी इस वीडियो पे आप मूव किए हैं। तो पिछली वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके पढ़ेंगे, राइट? तो बच्चों, हमने लास्ट टाइम वीडियो में ये डिराइव किया था R इज इक्वल टू M अपॉन एन ई स्क्वायर टाओ L अपॉन ए, राइट? तो हमें पता है R इज बेसिकली इक्वल टू रो L अपॉन ए। दैट मीन्स यहां पे रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रो इज इक्वल टू M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, राइट? तो इस एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं पहला पॉइंट कि जो रेजिस्टिविटी रो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। व्हाट वाज n? n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल बिकॉज each material has unique value of n. Each material has unique value of number of free electrons per unit volume. That means if rho depends upon n, that means n depends upon nature of material. It implies rho depends upon the nature of material. और सेकंड पॉइंट क्या है? हम कह सकते हैं रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम टाउ। जो रो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम टाउ। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या था? रिलैक्सेशन टाइम वाज द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द आयंस। अब ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये फर्दर किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो टाउ हियर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। इट इंप्लाइज क्या हुआ? इट इंप्लाइज जो रेजिस्टिविटी रो है दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी रो है, अगर इस फॉर्मूले से हम देखें रेजिस्टिविटी रो डिपेंड करती है एन के ऊपर और दूसरा ये डिपेंड करती है रिलैक्सेशन टाइम टाउ के ऊपर। अब यहां पे एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है नेचर ऑफ मटेरियल, और यहां पे टाउ का मतलब क्या है? टाउ रिलैक्सेशन टाइम फर्दर किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर, राइट? So that means resistivity rho depends upon the nature of the material as well as on the temperature, राइट? आपको पता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद आयंस विल इंक्रीज। ये हमने पिछली वीडियोस में भी स्टडी किया था, वहां पे आप देख लेना, वहां पे भी मैंने यही पढ़ा था कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या है? बढ़ जाएंगी। नंबर ऑफ कोलिजन्स के इंक्रीज होने से क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम टाउ जो है दैट विल डिक्रीज, और टाउ के डिक्रीज होने से क्या होगा? रेजिस्टिविटी रो विल इंक्रीज। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी रो क्या है? इंक्रीज होएगी। ये बोर्ड के पेपर में भी पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होएगी, एंड वाइस वर्सा क्या? अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे देन रेजिस्टिविटी विल आल्सो डिक्रीजेस। नाउ कम टू रेजिस्टेंस आर। अब यहां पे जो आर है वो हम देख रहे हैं एन पे भी डिपेंड कर रहा है, रो पे भी, टाउ पे भी डिपेंड कर रहा है, एल पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है। या फिर आप बोल सकते हैं कि जो आर है दैट डिपेंड्स अपॉन रो एल एंड ए। तो इस चीज को मैं यहां पे ऐसे लिख सकती हूं कि जो आर है दैट डिपेंड अपॉन रो, that depend upon length of the conductor and that depend upon the area of cross section of the conductor। और रो को फर्दर हम स्टडी कर चुके हैं कि जो रो है that basically depends upon n and tau। n का मतलब क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल। जो n है that depends upon नेचर ऑफ मटेरियल, और यहां पे जो टाउ है that further depend upon the temperature। तो यहां से हम ये क्या बोल सकते हैं कि जो R है that depends upon resistivity,
लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करने का मतलब क्या है कि जो आर है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है एंड आल्सो आर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। तो जैसा ट्रेंड टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी के साथ था वैसा ही ट्रेंड टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ होगा। देखो जब हमने बोला कि जैसे ही टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया रेजिस्टिविटी रो इंक्रीज हो गई। अगर बच्चों रेजिस्टिविटी रो इंक्रीज हुई तो इस फॉर्मूले से हम बोल सकते हैं रो के इंक्रीज होने से आर भी क्या है इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस एंड आल्सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। रेजिस्टेंस भी क्या है इंक्रीज हो जाएगा। और इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस देन रेजिस्टिविटी एज वेल एज द रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस डिक्रीजेस सॉरी। ठीक है, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी एज वेल एज रेजिस्टेंस विल आल्सो डिक्रीज, राइट। तो अगर रो बढ़ेगा आर भी बढ़ेगा, रो डिक्रीज होगा तो आर भी डिक्रीज होगा। तो ये आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है। यहाँ पे आर का एल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मतलब अगर कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, अगर लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा कम होगा। और सिमिलरली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात की जाए तो जिस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा और जिस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लो दिस इज अ कॉपर वायर जिसकी लेंथ है मान लो 10 सेंटीमीटर, राइट। ये भी क्या है एक कॉपर वायर है, उतनी ही लेंथ एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर की, राइट। लेकिन दोनों का डायामीटर क्या है डिफरेंट है। यहाँ पे डायामीटर ज्यादा है, यहाँ पे डायामीटर कम है। मतलब ये थिक वायर है एंड दिस इज अ थिन वायर। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, इसका कम है। अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा। और जो थिन वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा ज्यादा होगा। तो इस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, राइट। तो दैट मीन्स thick wire has more resistance, sorry, less resistance as compared to thin wire। अगर दोनों का लेंथ क्या रखा हमने माना है सेम माना है, अगर लेंथ को हमने क्या रखा है दोनों वायर के लिए सेम रखा है, राइट। तो इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि बच्चों इन दोनों कॉपर वायर को कंसीडर करो। यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सकते हैं। मोटी वायर में इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव वेरी इजीली स्मूथली, दे हैव मोर स्पेस टू मूव, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है इनको कंजस्टेड एरिया से पास करना पड़ रहा है, आपस में टकराते हुए आगे मूव करना पड़ रहा है। तो इनका पाथ क्या है इलेक्ट्रॉन का ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एंड देखते हैं डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। इक्वेशन की फॉर्म में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, राइट। तो यहां पे मान लीजिए कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A, इसका रेजिस्टेंस है R और इसकी रेजिस्टिविटी है रो। सॉरी, इसका रेजिस्टेंस मान लो R0 है, इसकी रेजिस्टिविटी रो नोट है। कितने टेम्परेचर पे T0 पे। जब मैंने इसी कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज कर दिया, टेम्परेचर पहले T0 था, मान लो इसका टेम्परेचर मैंने कर दिया T, राइट। ये टेम्परेचर इंक्रीज भी कर सकते हैं डिक्रीज भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ बोल रही हूं कि चेंज हुआ है, इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। T0 से हो गया T, तो ऑब्वियस है टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी और
रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। मान लो इसका न्यू रेजिस्टेंस हो गया है रो, और इसका न्यू रेजिस्टिविटी हो गई है रो, और न्यू रेजिस्टेंस हो गया है आर। लेकिन इसका लेंथ और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहा? सेम रहा। टेम्परेचर को इस तरह से चेंज किया गया है कि इसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज ना हो, राइट। तो ये देखा गया कि इसके रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया, आर नोट से ये आर हुआ है। तो ये जो रेजिस्टेंस में चेंज आया है आर माइनस आर नोट, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि इसका इनिशियली रेजिस्टेंस कितना था। सिमिलरली ये जो रेजिस्टेंस में चेंज आया है, ये और कौन सी चीज पे डिपेंड करता है? इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन टेम्परेचर, कि हमने टेम्परेचर कितना चेंज किया है, राइट। ज्यादा चेंज किया है कि कम चेंज किया है, तो रेजिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आर माइनस आर नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नोट डेल्टा टी। यहां पे जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो क्या लगेगा? एक कांस्टेंट लगेगा, डेट इज अल्फा आर नोट डेल्टा टी। अब यहां माइनस आर नोट को दूसरी तरफ ले गई तो ये बन जाएगा प्लस आर नोट प्लस अल्फा आर नोट डेल्टा टी। यहां से मैंने आर नोट को कॉमन लिया, इट बिकम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये मेरे पास क्या है? रेजिस्टेंस की इक्वेशन बन गई है, राइट। यहां पे डेल्टा टी का मतलब क्या है? यहां पे डेल्टा टी का मतलब है टी माइनस टी नॉट, राइट, चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, यहां पे अल्फा को हम क्या बोलते हैं? अल्फा इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हमने अल्फा का फॉर्मूला देखना हो क्या है, तो अल्फा का फॉर्मूला यहां से हम देख सकते हैं क्या बन रहा है। अल्फा को इस तरफ रखा, ये जो क्वांटिटी है इसको हम इस इक्वेशन से देखो, इस इक्वेशन से आर माइनस आर नोट इज इक्वल टू अल्फा आर नोट डेल्टा टी। यहां से मैं अल्फा को एक तरफ रखूं, ये आर नोट डेल्टा टी को यहां नीचे डिवाइड में ले जाऊं, तो ये क्या बन जाएगा? आर माइनस आर नोट डिवाइडेड बाई आर नोट डेल्टा टी। ये मेरे पास क्या आ गया है? अल्फा का फॉर्मूला। तो यहां से हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। ऊपर क्या है? आर माइनस आर नोट क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। और नीचे आर नोट क्या है? ओरिजिनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। सो वी कैन डिफाइन द टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर, डिवाइड का मतलब पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन temperature. I repeat, temperature coefficient of resistance is defined as the change in resistance per unit original resistance per unit change in temperature. Right? अगर बात करें अल्फा के यूनिट्स की, तो बच्चों ऊपर रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होंगे? ओहम। नीचे भी रेजिस्टेंस के यूनिट ओहम। यहाँ पे टेम्परेचर के यूनिट केल्विन। तो ओहम से ओहम कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया? पर केल्विन। ये केल्विन ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? पर केल्विन बन जाएगा। तो इसके जो यूनिट होंगे ये होंगे पर केल्विन, या फिर बोलो ये होंगे पर डिग्री सेल्सियस, राइट। इट विल बी पर डिग्री सेल्सियस, राइट। तो इसके अलावा हम ये जो रेजिस्टेंस की इक्वेशन है इसको हम रेजिस्टिविटी की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? देखो, यहां पे अगर मैं आर की जगह लिख दूं, आर का एक्सप्रेशन पुट कर दूं, हमें पता आर किसके बराबर होता है? रो एल अपॉन ए। आर क्या है? फाइनल रेजिस्टेंस है। ये किसके बराबर होगा? रेजिस्टिविटी रो, लेंथ कितना है? एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए, इज इक्वल टू आर नोट का एक्सप्रेशन भी पुट कर देते हैं। आर नोट किसके बराबर है? रो नोट, लेंथ कितनी है? एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां L बाई ए से L बाई ए कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया? रो इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहां पे क्या है? मेरे पास रेजिस्टिविटी की इक्वेशन बन गई है। ये रेजिस्टिविटी की इक्वेशन हम इस तरह से भी बना सकते हैं, लाइक दिस, कि चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, या फिर बोलो चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास आ गया रो माइनस रो नोट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो नॉट डेल्टा टी। प्रोपोर्शनैलिटी को हमने इक्वालिटी में चेंज किया और एक कांस्टेंट लगाया अल्फा, रो नॉट डेल्टा टी। तो यहां से माइनस रो नॉट दूसरी तरफ चला गया, ये बन गया रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस अल्फा रो नॉट डेल्टा टी। यहां से रो नॉट को कॉमन निकाला एंड इट बिकम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से भी क्या है मेरे पास रेजिस्टिविटी की वही इक्वेशन आई है, चाहे इस तरह से डिराइव कर लो चाहे इस तरह से डिराइव कर लो, राइट। और यहां से हम अगेन अल्फा को दोबारा डिराइव करें तो क्या बनेगा, अल्फा यहां से आ जाएगा, बस रेजिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट डेल्टा टी, राइट। अगर यहां से अल्फा निकालने की कोशिश करें तो ये हमारे पास आ जाएगा सेम जैसे हमने रेजिस्टेंस से निकाला है। तो यहां से अल्फा को हम क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। यहां से अल्फा का अगर हम यूनिट निकालना चाहे तो वही बनेगा, ऊपर रेजिस्टिविटी से नीचे रेजिस्टिविटी की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, नीचे सिर्फ किसकी यूनिट रहेगी, टेम्परेचर की, दैट इज केल्विन। तो हमारे पास अल्फा की यूनिट क्या बन जाएगी, पर केल्विन या फिर बोल लीजिए पर डिग्री सेल्सियस। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्फा को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि अल्फा की वैल्यू कंडक्टर के लिए क्या है, सेमीकंडक्टर के लिए क्या है, अलॉय के लिए क्या है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए। थैंक यू।